तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में 62 तक डिस्कस किया था कि 64th क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 64 देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है और उसमें पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द स्पीशीज। तो मैंने आपको बताया था जिस सब्सटेंस का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होता है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कॉन्सेप्ट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव मतलब बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव किसका दे रखा है, क्रोमियम का। तो उसमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हुआ मैं ऑर्डर में पहले सेट कर दे रहा हूँ। सो ई नॉट ऑफ Cr3 + 2Cr ये सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे तो अब पॉजिटिव डायरेक्शन में सारी वैल्यूज हैं तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी ई नॉट ऑफ Cr2O7 2 - 2 Cr3+। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू देखो क्लोरीन के लिए दे रखी है हाफ ऑफ Cl2 2 Cl-, और लास्ट में वैल्यू दे रखी है ई नॉट ऑफ MnO4 - 2 Mn2+। पहले आप वैल्यूज कंपेयर कर लो। दिस इज -0.74, दिस इज 1.33, दिस इज 1.36, दिस इज 1.51। अगर रिड्यूसिंग एजेंट चेक करेंगे तो उसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, क्रोमियम। तो ऑर्डर बना क्रोमियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्रोमियम के बाद नेक्स्ट इज Cr3+, आफ्टर दैट इट इज Cl-, एंड द लास्ट वन इज Mn2+। क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा। तो जब Cr3+ में ऑक्सीडाइज होगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। Cr3+ रिड्यूसिंग एजेंट तब होगा जब Cr3+ जो है वो Cr2O7 2- में कन्वर्ट होगा, अभी ये रिड्यूसिंग एजेंट है। सो रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ। और चेक करने का तरीका जिस सब्सटेंस का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव आएगा वो सब्सटेंस बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसमें क्रोमियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, देन Cr3+, दैट इज Cl- एंड लास्ट इज Mn2+। ठीक। इसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 67। Question number 67 is given. How many electrons would be required to deposit 6.35 gram of copper at anode during the electrolysis of an aqueous solution of copper sulfate? तो स्टैंडर्ड सवाल होगा बेटा। तो हमारे पास कॉपर 2+ को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा के कॉपर सॉलिड डिपॉजिट करेंगे। तो इसका 1 मोल डिपॉजिट कराने के लिए हमें 2 फैराडे रिक्वायर्ड है और यू कैन राइट 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अभी जो सब्सटेंस डिपॉजिट कराना है वो 6.35 ग्राम। उसको अगर मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 6.35 डिवाइडेड बाय 63.5 मतलब 0.1 मोल। तो अगर इसका 0.1 मोल बनाएंगे इसका मतलब 0.2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। और 0.2 मोल इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर लिखेंगे तो मोल से नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, हमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। सो इट इज 0.2 Na, which you can also write as 2 Na by 10 or simply Na by 5। ठीक। आफ्टर दिस इट इज 69। समझ गए ना, इसमें कॉपर 2+ को कॉपर में रिड्यूस कराना है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। अगर 1 मोल ऑफ कॉपर डिपॉजिट कराना है तो कॉपर डिपॉजिट कराना है 6.35 ग्राम, which is simply 0.1 मोल। 0.1 मोल कॉपर के लिए 0.2 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा। 1 मोल इज अवोगाड्रोस नंबर, सो 0.2 इज 0.2 Na और उसको हमने कैलकुलेट करके Na by 10 रिपोर्ट कर दिया। Then you ask question number 69. 69 में लिखा है the equivalent conductance of NaCl at the concentration C and infinite dilution are lambda C and lambda at infinite dilution. Respectively, the correct relationship between lambda C and lambda at infinite dilution. तो आपको सीधा रिलेशन सिखाया था मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का रिलेशन आता था लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा m at infinite dilution minus a root c। लैम्डा m minus लैम्डा at infinite dilution minus a root c। इस टाइप का एक्सप्रेशन देखना है। सो इट्स गिवन लैम्डा c इक्वल टू लैम्डा at infinite dilution minus 2 root c वाला ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट वाला आंसर। इस तरह का रिलेशन आना चाहिए, इसको कंपेयर करेंगे। a इज अ कांस्टेंट, उसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। तो अगर कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट यू आस्क क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्वेश्चन लिखा है रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 m सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 50 ओम
The specific resistance of the solution is 1.2 Siemens meter inverse. Resistance of 0.1 m same solution of same electrolyte is 280 ohms. The molar conductivity of 0.2 m solution of electrolyte is Siemens meter square per mole per mole. देखो त्रिज्या क्वेश्चन समझ आ गया आपको? तो देखो पहले एक 0.2 m सॉल्यूशन है जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम दे रखा है और उसका कप्पा दिया हुआ आपको. सो सबसे पहले स्टेप में आप फॉर्मूला लगाओ, कप्पा इज इक्वल टू C into L by A. यहाँ से सबसे पहले निकालेंगे सेल कांस्टेंट. सो कप्पा इज गिवन 1.4, C is given 1 upon resistance 1 by 50 into L by A. यहाँ से आपका सेल कांस्टेंट L by A की वैल्यू आ जाएगी 70 या 1.54 into 50, which is nothing but 70 मीटर इनवर्स. इसका दूसरा सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसकी रेजिस्टेंस आपको 280 ओम दे रखा है और कंडक्टिविटी पहले आपको रिपोर्ट करनी है. तो अगले वाले सेल के लिए कप्पा इज इक्वल टू C into L by A, which is 70. ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 सीमेंस मीटर इनवर्स. ठीक है. फिर मैंने आपको बताया था कि अगला फॉर्मूला जो लैम्डा इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 बाय m अप्लाई करना है, उसके लिए हमें कप्पा की वैल्यू सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में रिक्वायर्ड होती है. तो दिस कैन बी रिटन एज 1/400 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स. इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, लैम्डा इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 बाय m. कप्पा इज 1/400, 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी इज 0.5. इसको सॉल्व करेंगे, ये 5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ जाएगा. और सेंटीमीटर स्क्वायर को फिर से मोल मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 पावर माइनस 4 आ जाएगा. तो दिस कैन बी रिटन एज 5 into 10 to the power minus 4 सीमेंस मीटर स्क्वायर पर. सिंपली यूनिट कन्वर्ट करना है बस. दैट इज वन मेजर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. उसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 74. 74 में लिखा है हाउ लॉन्ग अप्रोक्सीमेटली शुड वाटर बी इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय पासिंग थ्रू 100 एम्पीयर करंट so that the oxygen release can completely burn 27.66 ग्राम of डाइबोरेन. तो पहले आपको बैलेंस करके इक्वेशन लिखना पड़ेगा. डाइबोरेन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो इससे B2O3 और वाटर बनेगा. तो पहले बैलेंस कर लो. B2O3 में बोरॉन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 3H2O लिखा. टोटल ऑक्सीजन हमारे पास 3O2 आ जाएगी. तो ये 27.66 ग्राम दिया हुआ है. मॉलिक्यूलर मास बताओ इसका डिवाइड करें. नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे पहले. मोलर मास ऑफ B2H6 इज ऐसे सेम ही आ जाएगा, 27.6 ही आ जाएगा. तो दिस कम्स आउट टू बी 0.1 मोल. एक बार B2H6 का मॉलिक्यूलर मास निकालिए फटाफट. आई थिंक यही आ जाएगा. ये लगभग 0.1 मोल हो गया. तो 1 मोल B2H6 से 3 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड है हमारे लिए वो हो गया 0.3 मोल. अब आपको वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में कॉन्सेप्ट बताया था कि 1 मोल ऑक्सीजन डिपॉजिट कराने के लिए 4 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होता है. तो सिंपली बस यहाँ से हमें जो चार्ज रिक्वायर्ड होगा, 1 मोल ऑक्सीजन के लिए 4 फैराडे, तो 0.3 मोल के लिए 0.3 into 4 फैराडे चार्ज नीडेड है, which is 0.3 into 4 into 96500 कूलम. इतना चार्ज रिक्वायर्ड है. और चार्ज कैसे निकालेंगे? करंट इनटू टाइम से. उसको करंट इनटू टाइम पे इक्वल कर दो. करंट इज 100, टाइम आपको आवर्स में रिपोर्ट करना है तो आई विल अज्यूम T आवर्स. आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 3600 से मल्टीप्लाई कर दो. दिस इज 0.3 into 4 into 96500. यहाँ से T सॉल्व करके लाओगे तो आवर्स में आंसर आएगा. एक बार कैलकुलेट करके देखो. इस क्वेश्चन में 27.66 में 27.6 से डिवाइड करोगे तो ये 1 मोल आएगा. थोड़ा मिसप्रिंट हो गया. इट शुड बी 1 मोल. ये 3 मोल आएगा. अब सॉल्व करो तो ये 3 into 4 इतने फैराडे चार्ज हो जाएगा. अब
सही से कैलकुलेट करो, should be 3 moles. ऑक्सीजन मोल 3 कैसे है? बेटा 1 मोल ट्राइक्लोराइड B2H6 से 3 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है ना स्टोइकियोमेट्रिक से, इसका 1 मोल इसके जो कोएफिशिएंट होता है उसी प्रोपोर्शन में तो रिएक्शन होती है, तो B2H6 का 1 मोल 3 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है. ओके ठीक है, तो आपका 1 मोल अगर B2H6 था तो ऑक्सीजन के मोल उसका ट्रिपल हो गया, 3 मोल्स. अब 1 मोल ऑक्सीजन डिपॉजिट कराने के लिए 4 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होता है, तो चार्ज पता चल गया 3 into 4 फैराडे, उसमें 96500 से मल्टीप्लाई कर दो तो कूलम्स पे चार्ज आ गया. बाद में टाइम निकालते हैं, शायद 3.2 आवर्स आना चाहिए. यस सर. एक बार चेक करिए, सो कम आउट होगी 3.2 आवर्स. ये समझ लास्ट ईयर के मेन सब क्वेश्चन आया था मुझे, नॉट वेरी श्योर बट शायद होएगा क्वेश्चन. ठीक है, इसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 71. में दिया हुआ है 2 Faraday of electricity is passed through a solution of copper sulfate, the mass of copper deposited at electrode. तब ऐसे सवाल तो आपको एकदम ओरली क्लिक करने लगने चाहिए, इसमें पता नहीं क्यों इतना टाइम लगाते हो. कॉपर सल्फेट को डिपॉजिट कराना है तो कैसे डिपॉजिट होगा, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर सॉलिड. ठीक है, तो इसका 1 मोल डिपॉजिट कराने के लिए 2 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होगा. आपको क्वेश्चन में 2 फैराडे चार्ज दिया है तो 1 मोल डिपॉजिट होगा. 1 मोल इज नथिंग बट 63.5 ग्राम. 1 mole is nothing but 63.5 gram. 2 farad electricity is passed through the solution of copper sulfate, mass of copper deposited at cathode. तो 1 मोल कॉपर डिपॉजिट कराने के 2 फैराडे चार्ज नीडेड होता है, फिर 2 फैराडे चार्ज पास किया है तो सिंपली 63.5 ग्राम होता है. बेटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख के सॉल्व करना है. दिस इज लाइक मोल कांसेप्ट. मोल्स में आपने सीखा होगा कि किसी भी इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट होता है उसके प्रोपोर्शन में मोल रिएक्शन होती है. तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 2 है ना, तो 2 फैराडे 1 मोल. कितना कोएफिशिएंट उतने फैराडे. मोल कॉन्सेप्ट है ना, 1 मोल कॉपर 2 प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करके 1 मोल कॉपर बनाएगा. मोल्स में ऐसे बहुत सारे सवाल किए होंगे. मोल्स का बेसिक ही यही है. जैसे हम इक्वेशन लिखते हैं N2 + 3H2 gives 2NH3, इसका क्या मतलब होता है, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बनाएगा. जो बैलेंसिंग कोएफिशिएंट होता है वो मोल का रेशियो होता है. वैसे यहाँ पे भी कर रहे हैं, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर सॉलिड. इलेक्ट्रॉन का कोएफिशिएंट कितना है 2, उसका मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगेगा. कितना डिपॉजिट करने के लिए 1 मोल कॉपर. जो कोएफिशिएंट वही मोल्स या उतना ही फैराडे चार्ज. उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 70 पूछा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 70 में लिखा है गिवन बिलो आर द हाफ सेल रिएक्शंस. Mn2 plus 2 electron gives Mn. E naught is given. 2 Mn3 plus electron gives Mn2 plus. इसका E naught given है. 3 Mn2 plus Mn gives 2 Mn3 plus निकालना है आपको. तो उसमें देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम इक्वेशन नंबर 2 Mn3 plus ये आपको इक्वेशन नंबर 2 को रिवर्स करके ऐड कर दे फर्स्ट वाले में तो थर्ड इक्वेशन आ जाएगी. पहली इक्वेशन लिखी है Mn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn सॉलिड. दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2 Mn3 plus 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn2 plus. तीसरी इक्वेशन चाहिए 3 Mn2 plus गिव्स Mn plus 2 Mn3 plus. ये तीन इक्वेशन दे रखी है. इसका E naught गिवन है -1.18 वोल्ट. इसका E naught गिवन है 1.51 वोल्ट. इसका E naught आपको निकालना है, सो लेट्स से x वोल्ट. अब ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है. नाउ द लॉजिक इज इक्वेशन नंबर 2 को रिवर्स करके अगर 1 में ऐड कर देंगे तो 3 बन जाएगी, या फिर इक्वेशन नंबर 2 और 3 ऐड कर दो तो 1 बन जाएगी, शायद ऐसा कुछ होगा. इक्वेशन नंबर 2 को रिवर्स करके फर्स्ट में ऐड कर रहे हैं सीधे सीधे. तो थर्ड वाली इक्वेशन का अगर E naught लिखेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 1 - 1.18
माइनस 1.5। सेकेंड रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो उसका ई नॉट कितना हो जाएगा, माइनस 1.51, और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे तो सीधे सीधे वैल्यू माइनस 1.18 माइनस 1.51 हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 2.69 वोल्ट, और ई नॉट नेगेटिव आ रहा है इसलिए रिएक्शन वोल्ट अकर। तो बताया था ई नॉट पॉजिटिव आना चाहिए किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी में। 1 माइनस 2 इक्वल टू 3 क्या बिल्कुल सही। 1 माइनस 2 इक्वल टू 3 से आपका आंसर आएगा। इसकी वैल्यू माइनस 2.69 वोल्ट आ जाएगा। हाँ, डेल्टा जी से भी करोगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन में दो दो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है तो उसके वो तो कट ही जाएगा 2NF। इतना दिमाग तो लगा ही सकते हो। डेल्टा जी से करना है तो आप कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तरीका वही है, बट अब एग्जाम में तो थोड़ा स्पीड अप करते हैं। तो यहाँ पे माइनस 2NF ई नॉट लिखेंगे तो माइनस 2F इंटू माइनस 0.18। यहाँ पे डेल्टा जी 2 नॉट लिखोगे तो ये भी माइनस 2F है, तो सब में माइनस 2, हर केस में दो ही इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है तो माइनस 2F तो कट ही जाएगा हर बार। ऐसे हर केस में माइनस 2F कॉमन है तो वो सिंपली कट जाएगा। इज नॉन एडिटिव फंक्शन, बट जब सब कॉमन 2F आ रहा है तो कट ही जाएगा ना। आप डेल्टा जी से कर लो। अब देखो एग्जाम में पूरा थ्योरेटिकली थोड़ी लिखा जाता है, ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए आप पूरा सब्जेक्टिव तरह थोड़ी लिखोगे एक पढ़ने का सोल्यूशन। वहां तो थोड़ा तेज दिमाग लगाओगे ना। तो यही चीज डेल्टा जी में आपको दिख रहा है सब में माइनस 2F आएगा तो वो कट जाएगा, तो सीधे ही पे लिख लो वो चीज। आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप पूरा करो, मैं क्या बोलूं। सो माइनस 2F इंटू माइनस 1.18। ऑब्जेक्टिव पेपर में आपसे कोई ये थोड़ी पूछता है तुमने सवाल करा कैसे। सो माइनस ऑफ माइनस 2F इंटू 1.51 इज इक्वल टू माइनस 2Fx। देखो माइनस 2F कट गया पूरे प्रोसेस से, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1.18 माइनस 1.51 माइनस 2.6। ऐसे कर लो। फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को रिवर्स करके ऐड कर रहे तो दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है ना, तो थर्ड इक्वेशन में भी दो ही इलेक्ट्रॉन तो इन्वॉल्व हुए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर में जरूरी नहीं होता आप पूरी बात लिखो, ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको आंसर तक जल्दी से जल्दी पहुंचना है। तो अगर आप एक दो स्टेप स्किप कर सकते हैं तो डेफिनेटली इट इज अलाउड। जहाँ पूरा लिखना पड़ेगा वहां अलग केस है, बट जहाँ जहाँ आप अवॉइड कर सकते हो एटलीस्ट अवॉइड करो। ठीक है, नेक्स्ट यू आस्क क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77। जब भी कोई दो इक्वेशन ऐड करके सेल इक्वेशन बनेगी तो आप उसमें ई नॉट आरएचएस माइनस ई नॉट एलएचएस हमेशा लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी रहती है। आप ऐसे ईएमएफ ऐड नहीं कर सकते अगर दो इक्वेशंस के ऐड कर रहे हो, बट अगर सेल इक्वेशन बन जा रही है तो डेफिनेटली कर सकते। तो थर्ड इक्वेशन में देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, कैसे पता चलेगा डेल्टा जी यूज करना है नहीं करना है, तो प्रैक्टिस है क्वेश्चन की। इस इक्वेशन में देखो थर्ड इक्वेशन में हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए इक्वेशन में, तो उसका मतलब ये एक सेल इक्वेशन बन रही है, तो ई नॉट आरएचएस माइनस एलएचएस से निकाल लेंगे। सर सम नंबर 73 बता 73 अभी बताया था शायद एक मिनट पहले। 73 तो बताया था सबसे पहले। अच्छा 73 नहीं बताया। अच्छा 73 जैसे ही 64 था ना, बिल्कुल वही सवाल है, फिर से कर लो। 73 जस्ट लाइक 64 अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इसमें पूछा है गिवन द वैल्यूज ई नॉट और गिवन व्हिच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो जिसका ई नॉट वैल्यू मैक्सिमम नेगेटिव आएगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एसआरपी मोर नेगेटिव इंप्लाइज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे ज्यादा नेगेटिव एसआरपी इसका आ रहा है क्रोमियम पे। अच्छा क्रोमियम ई नॉट ऑफ Cr3 प्लस 2 Cr की वैल्यू दे रखी है माइनस 0.74 वोल्ट, तो इसका मतलब क्रोमियम से क्रोमियम 3 प्लस बनाना आसान हो गया। इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो ऑक्सीडाइज होगा, तो Cr से Cr3 प्लस ऑक्सीडेशन है, Cr3 प्लस से Cr इज रिडक्शन,
उसका रिड्यूसिंग एजेंट होगा क्रोमियम, ना कि Cr3+। बी केयरफुल। आपको पहले ई नॉट वैल्यू देखनी है, जिसके लिए मैक्सिमम नेगेटिव आएगा वो स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल, वही रिड्यूसिंग एजेंट की इक्वेशन होगी। तो Cr3+ से Cr का नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यही रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है मैक्सिमम, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बट अब Cr3+ और Cr में कौन सा होगा ये डिसाइड करना है। तो लॉजिक क्या होता है कि जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो Cr से Cr3+ ऑक्सीडेशन है तो क्रोमियम रिड्यूसिंग एजेंट। Cr3+ तो बनेगा उस रिएक्शन में, ठीक है। इसके बाद 77 लिखा है, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड इज मेड बाय डिपिंग प्लैटिनम वायर इन द सॉल्यूशन ऑफ HCl of pH 10 and by passing hydrogen gas around the platinum wire at 1 atmosphere, the oxidation potential of electrode would be। तो आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिपोर्ट करना है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन लिखना है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन लिखेंगे तो इट इज H2 gives 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन। इसका अगर E सेल लिखेंगे तो E नॉट सेल तो 0 होता है, -0.0591 log of Q, so that is H+ concentration square upon partial pressure of hydrogen। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 atm दे रखा है, H+ concentration आप निकाल दो, वो दिया हुआ है आपको, pH दे रखा है 10, इसका मतलब H+ concentration कितनी हो जाएगी 10 to the power -10। इसको इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो, तो E सेल इक्वल टू -0.0591/2 log of 10 to the power -10 स्क्वायर, -20 हो जाएगी पावर, हो जाएगा -0.0591/2 into -20। इसको सॉल्व कर दो तो आ जाएगा 0.591। Sir, how did you get the concentration of H+? pH दिया है ना, pH is minus times log of H+ concentration। pH का फॉर्मूला तो बड़ा होगा, pH is equal to minus times log of H+ concentration। अगर pH 10 होता है तो H+ 10 पावर -10 होगा। क्वेश्चन नंबर 81 में देखो बिल्कुल आइडेंटिकली सॉल्व करेंगे जैसे अभी वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है। इस क्वेश्चन में फिर से देखो लिखा है द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 इन प्योर वाटर। तो अगर हम प्योर वाटर लिखेंगे तो प्योर वाटर का pH कितना होता है 7। H+ concentration कितनी लिखेंगे 10 to the power -7। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल लिख लो, अगर इट इज 2H+ plus 2 electron gives hydrogen gases। इसका E सेल लिखेंगे तो E नॉट सेल 0 -0.0591/2 log of partial pressure of hydrogen upon H+ concentration square। अब H+ 10 power -7 लेना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन पूछा है कि E सेल 0 आ जाए। तो अगर E सेल 0 करना है तो मतलब log की वैल्यू जो है वो 1 बन जाए, log 1 0 होता है, log 1 0 होता है, इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जो है H+ concentration स्क्वायर के बराबर आ जाए। H+ concentration तो निकाल चुके ऑलरेडी, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू 10 to the power -7 स्क्वायर यानी कि 10 power -40 atm। क्वेश्चन नंबर 83 में देखो बोला गया है कि जिंक की कोटिंग अगर हम आयरन पे करते हैं तो उससे आयरन सेफ हो जाता है, बट उल्टा नहीं कर सकते। तो उसका लॉजिक है कि जिंक का स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल जो है वो आयरन से ज्यादा नेगेटिव होता है, तो जिंक इज बेटर एनोड, इसलिए जिंक को आयरन पे डिपॉजिट करा सकते हैं, आयरन को जिंक पे डिपॉजिट नहीं करा सकते। जिंक का स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव देन आयरन होता है, so zinc can be deposited, या zinc is better anode than iron। जो बेटर एनोड होता है वही डिपॉजिट होता है, आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कॉन्सेप्ट में बताई थी बात। so zinc is better anode than iron। तो जब भी आप जिंक और आयरन को इलेक्ट्रोड केमिकली कनेक्ट करेंगे
तो जिंक एनोड बनेगा, आयरन कैथोड बनेगा, तो जिंक डिसॉल्व होकर आयरन पर डिपॉजिट होगा। ठीक है, उसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने बोला 88, 85, 85th क्वेश्चन में गिवन है the number of electron delivered at the cathode during the electrolysis by the current of 1 ampere current in 60 seconds। यार ये तो फिजिक्स में बहुत बार किया होगा, पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक है। करंट इनटू टाइम से आपने चार्ज निकाल लिया, और चार्ज आप जानते हो क्वांटाइज्ड होता है, इट इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q इक्वल टू Ne का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा फिजिक्स में, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज की जगह करंट इनटू टाइम लिखो, 1 एम्पीयर करंट फॉर 60 सेकंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 60 बाय 1.6 into 10 power 19। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। So this is 3.75 into 10 to the power 20। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88। में लिखा है कंसीडर द चेंज इन द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ब्रोमीन corresponding to the different EMF values as shown in the diagram, then the species undergoing disproportion। आपको रेडॉक्स से डिस्प्रोपोर्शन मालूम है क्या होता है? डिस्प्रोपोर्शन का मतलब होता है एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होना चाहिए। डिस्प्रोपोर्शन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक्स प्लेस फॉर द सेम सब्सटेंस। मतलब होता है ऑक्सीडेशन as well as reduction takes place for same substance। ये कंडीशन फॉलो करनी होती है। तो जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट है और जिसका लोएस्ट है, ये तो कभी डिस्प्रोपोर्शनेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट है वो फर्दर इंक्रीज नहीं हो सकता, और जो लोएस्ट है वो फर्दर डिक्रीज नहीं हो सकता। इसका मतलब जो सब्सटेंस हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी कर रहा है उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते, और जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी कर रहा है उसका फर्दर रिडक्शन नहीं कर सकते। मैंने आपको इतनी बार समझ। क्वेश्चन नंबर 83 में ऑप्शन 2 कर लेना आंसर, ठीक है, क्योंकि एसआरपी मोर नेगेटिव देन आयरन दिया है, तो वो ऑप्शन 2 में लिखा है जिंक हैज हायर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन आयरन। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 में मैंने पहले आपको डिस्प्रोपोर्शन बताया। तो डिस्प्रोपोर्शन मतलब किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन एज वेल रिडक्शन होना चाहिए एक ही सब्सटेंस में, तो उसको डिस्प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो अगर किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट है या लोएस्ट है तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं कर सकता। अब 3 सब्सटेंस आपको चेक करने हैं, BRO माइनस, HBRO और BR2। तो आपको चेक करना है किसका स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल किस प्रोसेस का फीजिबल सेल बन रहा है। तो देखो उसमें लॉजिक क्या होता है कि जब भी आप E0 सेल लिखोगे तो इट इज E0 RHS माइनस LHS होता है। तो पहले क्या करो, आप इनके ऑक्सीडेशन नंबर मार्क कर लो तो आपको समझ में आएगा। BRO4 माइनस से BRO3 माइनस बना रहे हैं, BRO3 माइनस से HBRO बना रहे हैं, उससे BR2 बना रहे हैं, फाइनली BR माइनस बना रहे हैं। ये ऑक्सीजन स्टेट +7, ये +5, ये +1, ये 0, ये -1। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम चल रहे हैं तो ये प्रोसेस रिडक्शन है, उसका उल्टा चलेंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो आपको चेक क्या करना है, राइट साइड वाला जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो लेफ्ट वाली साइड से अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ज्यादा होगा तो डिस्प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो पहले देखो यहाँ ये वैल्यू इससे कम है तो यहाँ नहीं हो सकता। अगले वाले में देखो ये ज्यादा दिया है तो ये आंसर हो गया, और उसके बाद वाले में देखो ये कम दिया हुआ। समझ आई टेक्निक? तो आपको HBRO के लिए सबसे पहले ट्राई करके दिखा देता हूँ। तो देखो अगर HBRO का रिडक्शन होगा तो BR2 बनेगा, और HBRO का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो BRO3 माइनस बनेगा। इस प्रोसेस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है आपको 1.595 वोल्ट, और इस प्रोसेस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है 1.5 वोल्ट। इसका E0 से लिखेंगे तो E0 RHS माइनस E0 LHS अप्लाई करेंगे।
ये वैल्यू आएगी 1.595 माइनस 1.5, ये 0.095 वोल्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये प्रोसेस फीजिबल है। प्रोसेस फीजिबल है तो देखो HBRO का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इस सब्सटेंस का ये ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। ऑक्सीडेशन हमारे यहाँ Br का +1 से 0 जा रहा है और ये +1 से +5 जा रहा है। ये प्रोसेस देखो ऑक्सीडेशन का है और ये प्रोसेस रिडक्शन का है। इसका मतलब HBRO का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों फेवर कर रहा है, पॉजिटिव फीजिबल सेल बन रहा है, E0 सेल पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है। समझ आई बात? डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब होता है एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होना चाहिए। तो टेक्निक ये है कि कुछ सब्सटेंस का डिस्प्रपोर्शनेशन होगा जिसके राइट साइड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ज्यादा होगा, तभी E0 RHS माइनस LHS करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो राइट साइड का E0 सेल लेफ्ट साइड के E0 सेल से ज्यादा होगा, तो E0 RHS माइनस LHS करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ऐसा केवल किस केस में हो रहा है? HBRO के केस में। उसकी राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड की वैल्यू से ज्यादा है। बाकी सब में देखो उल्टा है, BrO3 माइनस चेक करोगे तो राइट साइड में 1.5 है, लेफ्ट साइड में 1.82 है, नेगेटिव वोल्टेज आएगा। Br2 के लिए चेक करोगे तो लेफ्ट साइड में 1.95 है, राइट साइड में 1.06 है, लेफ्ट साइड ज्यादा है, ये भी नेगेटिव वोल्टेज आएगा। केवल HBRO का जो है स्टैंडर्ड डायरेक्शन लेफ्ट साइड राइट साइड का स्टैंडर्ड डायरेक्शन पोटेंशियल लेफ्ट साइड से ज्यादा है, तो उसका डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 89 में आपको डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NF E0 लिखना है। तो F दिया हुआ आपको, E0 दिया है, बस N निकालना है क्वेश्चन में से। N कैसे निकालोगे? उसकी रिडॉक्स रिएक्शन ब्रेक करके लिखो। तो ये 2Fe3 प्लस से 2Fe2 प्लस ये इसका रिडक्शन हो गया, 2I माइनस से I2 बना के ये ऑक्सीडेशन हो गया, दोनों को ऐड कर दो तो फाइनल सेल इक्वेशन आ जा रही है। ये इक्वेशन दी है देखो क्वेश्चन में। यहाँ से आपको देख के पता चल गया कि N की वैल्यू 2 है। एक्सप्रेशन अप्रूव कर दो, डेल्टा G0 इक्वल टू -2 इंटू 96500 इंटू 124। ठीक है, कर लोगे सॉल्व? के बाद क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में देखो लिखा है फ्यूल सेल इज फीड विद 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हाउ लॉन्ग वुड द फ्यूल सेल रन टू गिव अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर? तो देखो इसमें कितना चार्ज आ रहा है ये निकालना पड़ेगा पहले आपको। तो आपको पता है फ्यूल सेल की रिएक्शन क्या होगी, हाइड्रोजन का कंबशन होगा ऑक्सीजन के साथ और वाटर बनेगा। इसका 8 ग्राम दे रखा है, इसका 40 ग्राम दे रखा है। तो पहले दोनों के मोल्स निकालो क्योंकि इक्वेशन मोल से सॉल्व होती है। उसके मोल्स हुए 8/2 मतलब 4 और इसके मोल्स हुए 40/32, सो 1.25। मोल्स निकाल लिया आपने? सीधा मोल्स आ गए। अब इन मोल्स को निकालने के बाद आपको पता चल रहा है इसमें ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, समझ पा रहे हो? यहाँ पे जो अगला टर्म चेक करेंगे वो ये है कि ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है। इज इट ओके? ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं? मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करते हैं, जिसके लिए मिनिमम वैल्यू आती है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। सो इन दिस क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट इज ऑक्सीजन, तो इसका मतलब 1.25 मोल ऑक्सीजन का कंबशन हो रहा है। अब आप जानते हो 1 मोल ऑक्सीजन का कंबशन कराने के लिए 4 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होता है। अगर 1 मोल ऑक्सीजन का कंबशन कराते हैं तो इट रिक्वायर्स 4 फैराडे चार्ज।
तो अगर 1.25 मोल ऑक्सीजन का कंबशन कराओगे तो कितना चार्ज चाहिए होगा? 4 × 1.25 यानी कि 5 फैराडे चार्ज। 5 फैराडे चार्ज का मतलब हो गया 5 × 96500 कूलम। और ये चार्ज किससे ला रहे हैं? 5 एम्पियर करंट से। तो 5 एम्पियर इंटू टाइम टी, ये आपका सेकेंड्स में आएगा। दिस इज 5 × 96500। यहाँ से टाइम आ जाएगा 96500 सेकेंड्स। आपको आंसर मिनट्स में दिया है तो 60 से डिवाइड कर दो। इसको सॉल्व करके आंसर वेरीफाई कर लो करें। ये 1068 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 में आपको एक सेल दे रखा है और उसके पूछा गया सेल स्पॉन्टेनियस कब होगा। तो सेल की स्पॉन्टेनिटी के लिए ई सेल पॉजिटिव चाहिए हमको। हमने इक्वेशन लिखी, प्लैटिनम हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर P1 है, H+ कॉन्सेंट्रेशन C1 है। दूसरे इलेक्ट्रोड पे H+ कॉन्सेंट्रेशन C2 है और पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन P2 है। एनोड पे ऑक्सीडेशन कराएंगे और कैथोड पे रिडक्शन करा देंगे। ये वैल्यू हो गई C2 और ये हो गया P2। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो फाइनल सेल इक्वेशन आ गई, हाइड्रोजन गैसेस प्लस 2H+ एक्वस gives hydrogen gases plus 2H+ aqueous again. Substitute the concentration. ये हो गया P1, ये दिया है आपको C2, ये हो गया P2 और ये हो गया C1। पहले वैल्यू सब सही से लिख लो। अब एनोड और कैथोड सेम है तो इसका E नॉट सेल 0 आ जाएगा। E नॉट RHS माइनस E नॉट LHS करेंगे तो 0 आ जाएगा। और इसका E सेल लिखेंगे तो E नॉट सेल तो है 0 माइनस 0.0591/2 log of C1 square P2 upon P1 into C2 square। ये बनेगा। अब अगर आपको E सेल पॉजिटिव चाहिए तो फॉर अ स्पॉन्टेनियस सेल E सेल मस्ट बी पॉजिटिव। फॉर अ spontaneous cell E cell must be positive। और a spontaneous cell E cell must be positive। तो अगर आपको E cell पॉजिटिव लाना है इसका मतलब log की वैल्यू नेगेटिव लानी पड़ेगी तभी पॉजिटिव बनेगा। so log of C1 square P2 upon P1 into C2 square की वैल्यू लेस देन 1 लानी या नेगेटिव लानी, बेसिकली लेस देन 0। तो log नेगेटिव लाना है इसका मतलब log के अंदर वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन 1। इसका मतलब C1 square P2 upon P1 C2 square की वैल्यू लेस देन 1 लानी है। उससे क्या पता चल रहा है कि C2 greater than C1 होना चाहिए और P1 greater than P2 होना चाहिए। तो इस कंडीशन के लिए C2 greater than C1 and P1 greater than P2 होना चाहिए। तो वैल्यू लेस देन 1 कोई भी सेट हो। न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो वैल्यू लेस देन 1 आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन है। 94 में देखो उसने लिखा है दो गैल्वेनिक सेल सेटअप किए गए, एक में जिंक सल्फेट कॉन्सेंट्रेशन 2m है और एक में कॉपर सल्फेट भी 2m। दूसरे वाले केस में जिंक सल्फेट 4m है और कॉपर सल्फेट भी 4m है, मतलब दोनों में कॉन्सेंट्रेशन सेम रखी है। तो पहले सेल कैसे सेटअप करेंगे? जिंक का एनोड बनाएंगे, टेनियल सेल आपको सिखा रखा है, और कॉपर का कैथोड बनाएंगे। जिंक सॉलिड ZnSO4 aqueous, कॉपर सल्फेट aqueous, कॉपर सॉलिड। इसकी सेल इक्वेशन लिखेंगे जो आएगा जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस aqueous gives Zn2 plus aqueous plus copper solid।
उसके ई सेल का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 log of concentration of Zn2 plus by copper 2 plus log of Zn2 plus by copper 2 plus। देखो दोनों सेल में Zn2 plus और copper 2 plus सेम दिया हुआ है तो log 1 आएगा हर बार, log 1 आएगा तो E1 इक्वल टू चाहे हम 2m 2m से डिवाइड करें चाहे 4m को 4m से डिवाइड करें तो वैल्यू 1 ही बनेगी हर बार, तो 1 बनेगी तो log E सेल इक्वल टू E नॉट सेल आएगा, वो दोनों के सेम। ठीक है, इसके बाद आपने लास्ट पूछा 97। 97 में लिखा है 3 फैराडे ऑफ So can you show the previous sum again? ये लास्ट इक्वेशन लिखनी बेटा, तो इतनी बार लिख चुके हैं, आपको अपने आप ही बताओगे। E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591/2 log of Zn2 plus by copper 2 plus, तो याद हो गया होगा आपको, मुझे लगता है 10 से ज्यादा सवालों लिख चुका हूँ इसमें। Zinc 2 plus और copper 2 plus concentration सेम है तो log 1 आ जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। E सेल इक्वल टू E नॉट सेल आएगा तो दोनों ही कंडीशन में ये में बराबर आएगा, तो E1 इक्वल टू Thank you, sir. क्वेश्चन नंबर 97 में लिखा है 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 जिंक सल्फेट एंड क्रोमियम क्लोराइड, द मोलर रेशियो ऑफ द कैटायन डिपॉजिटेड एट कैथोड। सिल्वर के केस में 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर सॉलिड बनेगा, अगर आपने 3 फैराडे चार्ज पास किया तो उसका 3 मोल बनेगा। जिंक के केस में Zn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन से जिंक सॉलिड बनेगा, उसके 2 फैराडे से 1 मोल बनता है, आपने 3 फैराडे पास किया है तो ये 1/3/2 मोल बनेगा। 2 फैराडे से 1 मोल, 1 फैराडे से 1/2 मोल, 3 फैराडे से 3/2 मोल। और तीसरा सब्सटेंस देखा है CrCl3, so there it is Cr3 plus 3 electrons gives chromium solid 3 फैराडे से 1 मोल। मोलर रेशियो पूछा है तो सिल्वर इज टू जिंक इज टू क्रोमियम लिखना है। मोलर रेशियो ऑफ कैटायन डिपॉजिटेड एट द कैथोड दिया जाएगा 3:3/2:1, यानी कि 6:3:2। तीनों ऑब्जर्वेशन को देखो। ठीक है, 96 के लिए आपको पता है ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर होता है। तो जो जिंक है आपके पास वो Zn2 प्लस चार्ज कैरी कर रहा है तो 2 प्लस चार्ज है तो उसका n फैक्टर 2 हो गया। तो आपको 8 ग्राम इक्विवेलेंट दिया हुआ है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे आप, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ जाएगा 4। इक्वेशन इसमें Zn2 प्लस पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक सॉलिड बनाएंगे तो इसका 4 मोल लोगे 8 फैराडे चार्ज हो जाएगा। बिकॉज़ 1 मोल जिंक के लिए 2 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है तो 4 मोल के 8 मोल इलेक्ट्रॉन में से 8 फैराडे। ठीक है, 99 क्वेश्चन में लिखा है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज 390.7। What will be the molar conductivity of 0.01 m acetic acid solution given that its dissociation constant? देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपका जो अल्फा होता है दैट इज मोलर कंडक्टेंस अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है, और Ka की वैल्यू होती है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। फिर मैंने आपको बताया था वीक एसिड के केस में आप अल्फा नेग्लिजिबल मान सकते हो। वीक एसिड के केस में अगर अल्फा नेग्लिजिबल हुआ तो यहाँ से Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं, इससे अल्फा की वैल्यू √Ka/C आ जाएगी। पहले अल्फा निकालो, Ka की वैल्यू दे रखी है आपको 1.8 × 10⁻⁻⁵,
और कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.01। यहाँ से सॉल्व करके पहले अल्फा निकालना है। एक बार अल्फा आ जाएगा तो मोलर कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू अल्फा टाइम्स मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको गिवन है 390.7। आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा √18 into 10 to the power -2। √18 मतलब 4 point something आ जाएगा। You may write it as approximately 0.04 something ना। सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आएगा 0.04 और बहुत अच्छा लिखना है तो 42 लिख लो बस, इससे ज्यादा डेकोरेट लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ से वैल्यू पुट कर दो तो 0.042 into 390.7 लिख लो। ये सॉल्व करके आंसर लिख दो। (16.57) ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यूनिट सही कर लेना, यूनिट ठीक नहीं लिखी। Okay, and then last question 100. Question is given: how many gram of chlorine can be produced by the electrolysis of molten NaCl with the current of 1 ampere for 15 minutes? इसको भी सेम लॉजिक है। Cl माइनस जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cl प्लस इलेक्ट्रॉन बनाएगा, तो Cl कंबाइन होकर क्लोरीन गैस बनाएंगे। इसका मतलब फाइनल इक्वेशन है 2Cl minus Cl2 plus 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 1 मोल क्लोरीन बनाने के लिए 2 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है। चार्ज निकाल लो कितना है तुम्हारे पास। चार्ज है अपने पास 1 एम्पियर करंट फॉर 15 मिनट्स, so it is 900 कूलम। ठीक है, इसको फैराडे में कन्वर्ट कर देंगे तो 900 by 96500 फैराडे। सिंपल लिख लो, since 2 फैराडे produces 1 mole, so 900 by 96500 फैराडे will produce how much? 1/2 into 900 by 96500 मोल। आपसे मास पूछा है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 1/2 into 900 divided by 96500 into 71 grams। इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर बता दो। 0.33 ग्राम समथिंग। केयरफुली चेक कर लो, कुछ प्रॉब्लम